नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम में। आज हम लोग नया टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग उत्तरकालीन मुगल सम्राट पढ़ चुके थे और 17 मिनट का टोटल वीडियो है। आप लोग उसको 1.5 के स्पीड में अगर आप लोग देखते हैं तो 10 से 12 मिनट में आप लोग का वो टॉपिक तुरंत रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग कोई पढ़ाई के अलावा दूसरा भी काम कर रहे हैं तो अगर इस ऑडियो को लगा के आप सुन लेते हैं तो आपका 10 से 12 मिनट में वो टॉपिक एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को पता ही है कि हर एक एग्जाम में लूसेंट का क्या रोल है। हर एक एग्जाम में लूसेंट से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको जितना बार आप पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद रहेगा, उतना ज़्यादा आपको रिकॉल रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन पढ़ते हैं। इसमें देखिए पहला पॉइंट है 17 मई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने उत्तर महासा अंतरिक्ष होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, याद रखना है कि वास्को डिगामा कब भारत आया, तो याद रखना है 17 मई 1498 ईस्वी को। ठीक है, किस रास्ते से होते हुए, तो याद रखना केप ऑफ गुड होप, उत्तमासा अंतरिक्ष होते हुए। दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम है। ठीक है, उत्तमासा अंतरिक्ष होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। वहां पर जमुडीन नामक एक शासक था जो उसका स्वागत किया था और भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग का खोज किया। कौन? वास्को डिगामा। इस यात्रा में वास्को डिगामा को एक गुजराती पथ प्रदर्शक नाम था अब्दुल मजीद, उसी ने सहयोग किया था। याद रखना है कौन था गुजराती पथ प्रदर्शक जो वास्को डिगामा को सहयोग किया, याद रखना है अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। चलिए अगला पॉइंट है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। अगला पॉइंट है 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। याद रखना है दूसरा वायसराय कौन था, तो अल्बुकर्क। पहला आपको याद रखना है 1505 ईस्वी में अल्मीडा बन करके आता है और फिर 4 साल के बाद 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय बन करके भारत आता है। और क्वेश्चन पूछता भी है कि भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक अगर माना जाएगा तो अल्बुकर्क को ही माना जाता है। ठीक है, याद रखना है। गोवा को अल्बुकर्क कब जीतता है, तो 1510 ईस्वी में। किससे जीता? यूसुफ आदिल शाह से जीतता। याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? कोचीन में खोला। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती का नाम था सन थोमे। क्या नाम था? सन थोमे। पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला? कोचीन में खोला। और दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती का नाम था सन थोमे। अगला पॉइंट है पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आया था। याद रखना है पुर्तगाली के बाद कौन आया, तो डच आया। और पहला डच यात्री का नाम था कार्नेलियन हाउटमैन। कार्नेलियन हाउटमैन कब आया? 1596 ईस्वी में कार्नेलियन हाउटमैन भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। याद रखना है कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। चलिए यूरोपीय कंपनियों का स्थापना हम लोग पढ़ लेते हैं। कब कब कंपनी का स्थापना हुआ है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में होता है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में होता है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में होता है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1731 ईस्वी में होता है। अब देखिए अलग अलग कंपनी अपना प्रथम फैक्ट्री खोलता है तो उसका भी पूछ लेता है क्वेश्चन। तो यूरोपीय कंपनियों का प्रथम फैक्ट्री, पुर्तगाली का पहला फैक्ट्री कोचीन में खोला गया। कब खोला गया? 1503 ईस्वी में। अगला देखिए क्या है, डच। डच कब खोला था पहला फैक्ट्री? मसूलीपट्टनम में खोला। और कब खोला? 1605 ईस्वी में। डच कब खोला? 1605 ईस्वी में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। अगला है अंग्रेज। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब खोला? मसूलीपट्टनम में खोला। कब खोला? याद रखना 1611 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब खोला? मसूलीपट्टनम में खोला 1611 ईस्वी में। अगला है डेनिश। डेनिश कब खोला था? याद रखना है त्रावणकोर और 1620 ईस्वी में। डेनिश कब खोला? 1620 में। कहाँ खोला? याद रखना त्रावणकोर में। अगला है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कब खोला था? 1668 ईस्वी में। और कहाँ खोला? सूरत में खोला। याद रखना सूरत में खोला। तो इस तरह से जितने भी कंपनी था सब अपना पहला फैक्ट्री खोलता है। तो याद रखना पुर्तगाली कहाँ? कोचीन में। डच कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। अंग्रेज मसूलीपट्टनम में। डेनिश त्रावणकोर में। फ्रांसीसी सूरत में। ठीक है, इस तरह से आपको रिवीजन हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है
डचों ने भारत में अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? मसूलीपट्टनम में खोला था। कब खोला था? 1605 ईस्वी में। डचों का दूसरा व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापना किया? तो याद रखना, पुलिकट में। डच ने अपना दूसरा व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित किया, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्का, जिसको पेगोडा बोला जाता है, स्वर्ण सिक्का को क्या बोला जाता है? पेगोडा, को ढालना चालू किया। कहाँ पे? पुलिकट में। जो दूसरा व्यापारिक कोठी था डचों का, वहीं पे स्वर्ण सिक्का को ढालना चालू किया, जिसको पेगोडा बोला जाता है, और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। ठीक है, सारा चीज कहाँ से होने लगा? तो याद रखना, पुलिकट से ही समस्त गतिविधि, जो भी एक्टिविटी होता था डच का, वो सारा पुलिकट से ही होता था। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखा। याद रखना है, पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी वेतन देना कौन चालू किया था, कौन कंपनी? तब याद रखना डच। ठीक है, इसलिए इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखा। चलिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। याद रखना है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। ये जो अभी पटना कॉलेज है, ठीक है, उसका गंगा किनारे का जो उधर का भाग है, वही डच ने स्थापना किया था। याद रखना, 1632 ईस्वी में। चलिए अगला देखिए, कोलाचेल की लड़ाई कब हुआ था? इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा था मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लोनाय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। कोलाचेल की लड़ाई कब हुआ? 10 अगस्त 1741 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ था? त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा था, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिरल था यूस्टाचियस डी लोनाय। दोनों के बीच युद्ध होता है, और इस युद्ध में डच क्या हो जाता है? हार जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेज एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध में होता है। ठीक है, तो बेदरा युद्ध कब हुआ? 1759 ईस्वी में। किसके किसके बीच? अंग्रेज और डच के बीच। और इस युद्ध के बाद डच का क्या होता है? काम तमाम हो जाता है। इसके बाद ये अपना बोरा बिस्तर समेट के लौट जाता है। अब हम लोग अंग्रेज के बारे में पढ़ते हैं। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार का एक अधिकार पत्र प्रदान किया। याद रखना है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने? तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, भारत और पूर्व का जो भी देश है उसमें व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया। याद रखना, इस अधिकार पत्र के अनुसार इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है। कहने का मतलब हो गया कि अगर इंग्लैंड में और भी दूसरी कंपनी है तो वो पूर्व में, भारत और पूर्व के देशों में जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करेगी? प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन नहीं देगी, मतलब व्यापार नहीं कर सकती है। दूसरे जगह जाना है तो जा सकता है, लेकिन पूर्व के देशों में नहीं जा सकता। ये अधिकार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। किसके द्वारा? तो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। कब मिला था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। चलिए अगला है, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितना साझेदार था? 217 साझेदार था, और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। कितना साझेदार था? 217, और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। याद रखना है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज का क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। और किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत था। कब गया? 1609 ईस्वी में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। लेकिन इसमें पॉइंट है कि जब वो चला था तो अकबर के दरबार में जाने के लिए चला था, लेकिन जब वो पहुंचा तो जहांगीर के दरबार में पहुंचा, क्योंकि तब तक अकबर का मृत्यु हो चुका था और राजा जहांगीर बन गया था। इसलिए इस हिसाब से कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचा? जहांगीर के दरबार में। कब पहुंचा? 1609 ईस्वी में। किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत था। चलिए अगला है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना किया। याद रखना है, दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री का स्थापना किया 1611 ईस्वी में। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेज को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दिया। याद रखना है, जहांगीर कब दिया आदेश? 1613 ईस्वी में। किसके अधीन? तो आपको याद रखना, थॉमस एल्डवर्थ के अधीन कि आप व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री खोल सकते हैं।
चलिए अगला है, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोल लिया था, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पश्चिमी तट सूरत में कब किया? 1613 ईस्वी में। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन मुगल काल में, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लग गया और 1613 ईस्वी में बना। ठीक है, मुगल काल में सूरत को बाबुल मक्का यानी मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। याद रखना है, सूरत को क्या कहा जाता है मुगल काल में? तो बाबुल मक्का यानी मक्का का प्रस्थान द्वार। चलिए अगला है, 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रॉ को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। ठीक है, याद रखना फिर से, जेम्स प्रथम ने किसको राजदूत बना करके भेजा? सर टॉमस रॉ को। कब? 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा और उसने जहांगीर एवं खुर्रम किसका नाम है? शाहजहां का नाम है। तो जहांगीर और खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। याद रखना है, कब से कब तक रहा? 1615 ईस्वी में गया और 1619 ईस्वी तक रहा, और ये 4 साल में उन्होंने जहांगीर और खुर्रम से व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हो गया। कौन? सर टॉमस रॉ। किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत था। चलिए अगला पॉइंट है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकता था। याद रखना है, गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, गोल्डन फरमान दिया कि 500 पैगोडा वार्षिक कर दे करके, टैक्स दे करके गोलकुंडा राज्य का जो बंदरगाह है उस पर स्वतंत्रता पूर्वक फ्री होकर के व्यापार कर सकता है। ठीक है, यह याद रखना है। तो गोलकुंडा का सुल्तान कब दिया था ये फरमान? तो 1632 ईस्वी में अंग्रेज को, कि फ्री होकर के तुम व्यापार कर सकता है, लेकिन हमको 500 पैगोडा वार्षिक टैक्स चाहिए। 500 पैगोडा वार्षिक टैक्स चाहिए गोलकुंडा के सुल्तान को, और उसके बाद बंदरगाह का यूज कर सकता है। 1632 ईस्वी में ये गोल्डन फरमान दिया। अगला पॉइंट है, 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंदगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा, और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बन गया। याद रखना है कि 1639 ईस्वी में कौन सा अंग्रेज था? फ्रांसिस डे था, और चंदगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ पर चारों बगल से किलाबंद कोठी का निर्माण किया, और उस किलाबंद कोठी का नाम दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज, और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज बाद में चलकर कोरोमंडल तट का क्या हो गया? अंग्रेजी मुख्यालय बन गया। चलिए अगला है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बेरगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो जाता है। ठीक है, किसके साथ? तो पुर्तगाली की राजकुमारी का नाम है कैथरीन ऑफ बेरगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार है चार्ल्स द्वितीय। दोनों का विवाह होता है 1661 ईस्वी में। ठीक है, और इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। ठीक है, दहेज में क्या मिला चार्ल्स द्वितीय को? तो बम्बई दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को क्या किया? 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। याद रखना है, चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया कि 10 पाउंड का वार्षिक किराया चाहिए, तुम अपना यूज करो। कब दिया? 1668 ईस्वी में। अगला पॉइंट है 1687 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। याद रखना है, पहले मुख्यालय था सूरत, लेकिन 1687 ईस्वी में सूरत से हटा करके, पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटा करके बम्बई को बना दिया। नोट में देखिए क्या है, गेराल्ड ओंगियार बम्बई शहर का स्थापना किया था। पूछेगा क्वेश्चन, बम्बई शहर का स्थापना किसने किया? तो याद रखना गेराल्ड ओंगियार जो सूरत का प्रेसिडेंट था और बम्बई का गवर्नर भी था। 1669 से लेकर के 77 तक ये सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर रहा और बम्बई शहर का स्थापना किया। गेराल्ड ओंगियार बम्बई शहर का स्थापना किया। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट है, बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी और इस अनुमति को निशान कहा जाता है। याद रखना है, किस अनुमति को निशान कहा जाता है? तो बंगाल का शासक था शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दिया और इस अनुमति को निशान बोला जाता है। चलिए अगला पॉइंट है, 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट, गोविंदपुर, कौन सा 3 गांव है? सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर। कब? तो 1698 ईस्वी में। ठीक है, ये तीनों गांव का जमींदारी कितना रुपया में? 1200 रुपये भुगतान करके प्राप्त किया। याद रखना है, 1200 रुपये भुगतान करके 3 गांव सुतानुती, कालीकाता, गोविंदपुर का जमींदारी प्राप्त किया 1698 ईस्वी में। और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, किसका निर्माण किया? फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया। ठीक है, यही फोर्ट विलियम बाद में चल करके कलकत्ता नगर कहलाया, जिसका नींव किसने रखा था? जॉर्ज चारनोक ने रखा। जॉर्ज चारनोक ने रखा, ये आपको याद रखना है, जॉर्ज चारनोक ने रखा था। तो याद रखना 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? 3 गांव लिया। कौन कौन सा? सुतानुती, गोविंदपुर और कालीकाता। और कितना रुपया में? तो 1200 रुपया में जमींदारी प्राप्त किया और तीनों गांव को मिला करके फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया और यही फोर्ट विलियम आगे चल करके क्या हुआ? कलकत्ता नगर कहलाया, जिसका नींव किसने रखा था? जॉर्ज चारनोक ने रखा था। बम्बई का किसने रखा था? तो गेराल्ड ओंगियार। और कलकत्ता का अगर पूछेगा तो जॉर्ज चारनोक ने। ठीक है, और चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट हुआ था। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट हुआ। चलिए अगला पॉइंट है, भारत में फ्रांसीसियों के प्रथम कोठी फैक्ट्री फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित किया गया था। भारत में फ्रांसीसियों के प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। 1674 ईस्वी में, अगला पॉइंट है, 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक डायरेक्टर फ्रैंक्विस मार्टिन ने वाली कोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। याद रखना है, 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक कौन था? फ्रैंक्विस मार्टिन। कब लिया? 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंक्विस मार्टिन ने वाली कोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। याद रखना है। चलिए अब अगला देखते हैं, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में जो संघर्ष होता है, लड़ाई होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोनों में जो युद्ध होता है तो उस युद्ध को भारत में किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 3 कर्नाटक युद्ध होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। चलिए तो बारी बारी से प्रथम कर्नाटक युद्ध को पढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से स्टार्ट हुआ? 1746 से 48, 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक। 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक है, किस लिए हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध? तो याद रखना है 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियां के मध्य 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिला था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान ही लड़ा गया था सेंट टोपे का युद्ध, फ्रांसीसी सेना को इसमें जीत मिला। और प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 ईस्वी में एक्स-ला-सेपल का संधि से समाप्त हुआ और इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया था। याद रखना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक? 1746 से 48 तक। याद रखना है। और इसमें कौन सा संधि हुआ? तो याद रखना है एक्स-ला-सेपल का संधि 1748 ईस्वी में। एक्स-ला-सेपल के संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध में होता है 1748 ईस्वी में। चलिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध अब हम लोग पढ़ते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक होता है। इस युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद बनता है। इस युद्ध का कारण क्या बनता है? हैदराबाद एवं कर्नाटक का उत्तराधिकार का युद्ध बनता है कि हम गद्दी पर बैठेंगे तो हम गद्दी पर बैठेंगे। ठीक है, हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाते हुए डुप्ले कौन था? फ्रांस का गवर्नर था। ठीक है, डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग एवं अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। याद रखना है कि हैदराबाद में और कर्नाटक में चल रहा जो विवाद चल रहा था उत्तराधिकार को लेकर के, इस युद्ध में बढ़त बनाते हुए फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने क्या किया? हैदराबाद में किसका साथ दिया?
याद रखना मुजफ्फर जंग का, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का, और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया कौन, याद रखना है फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांस, ठीक है। और उसके बाद जो बचा, इसके बाद कौन बचा, तो याद रखना है अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग का और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया। याद रखना है अंग्रेज किसका दिया, नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। चलिए अगला देखिए, हैदराबाद आसफ जाह के मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर के नासिर जंग पुत्र था और भतीजे का नाम था मुजफ्फर जंग के मध्य विवाद खड़ा हो गया कि हम गद्दी पर बैठेंगे। हैदराबाद में क्या हुआ कि हैदराबाद में आसफ जाह नवाब था, उसके मृत्यु के बाद उसका बेटा का नाम था नासिर जंग और उसके भतीजा का नाम था मुजफ्फर जंग। दोनों में विवाद खड़ा हो गया कि हम गद्दी पर बैठेंगे, ठीक है। नासिर जंग बेटा था आसफ जाह का और भतीजा का नाम था मुजफ्फर जंग, ठीक है। तो इसी में हैदराबाद में नासिर जंग का साथ देता है अंग्रेज और मुजफ्फर जंग का साथ देता है फ्रांस, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला देखिए, कर्नाटक में क्या हुआ, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन था और उसका बहनोई का नाम था चंदा साहिब, के बीच में विवाद हो जाता है, मतलब जीजा और साला में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। अनवरुद्दीन क्या था, साला था, और जीजा जी का नाम था, क्या नाम था, चंदा साहिब, ठीक है। तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और उसका बहनोई था चंदा साहिब के मध्य विवाद खड़ा हो गया। तो चंदा साहिब का साथ देता है कौन, याद रखना है फ्रांस। चंदा साहिब का साथ देगा यहाँ पे कर्नाटक में फ्रांस, और अनवरुद्दीन का साथ देगा अंग्रेज, याद रखना है अंग्रेज। अनवरुद्दीन का कौन देगा, अंग्रेज, और चंदा साहिब का साथ देगा फ्रांस, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया और तथा चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बन जाता है। याद रखना है कर्नाटक में क्या होता है, 1749 ईस्वी में युद्ध होता है अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच, ठीक है। तो दोनों में युद्ध होने के बाद अनवरुद्दीन क्या हो जाता है, मारा जाता है और चंदा साहिब कर्नाटक का नवाब बन जाता है। तो चंदा साहिब का साथ किसने दिया था, तो याद रखना है फ्रांस ने दिया था, और अनवरुद्दीन का अंग्रेज ने दिया था। चलिए अगला है, 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करते हुए मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बन जाता है। उसी तरह हैदराबाद में भी क्या होता है, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग में युद्ध होता है और नासिर जंग मारा जाता है फ्रेंच सेना के सहायता से, ठीक है, और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बन जाता है। अनवरुद्दीन के पुत्र का नाम था मोहम्मद अली, युद्ध से भाग करके त्रिचनापल्ली में शरण लेता है। कहाँ शरण लेता है, त्रिचनापल्ली में शरण लेता है। कहाँ भाग जाता है, तो अनवरुद्दीन के पुत्र का नाम था मोहम्मद अली, युद्ध से भाग करके त्रिचनापल्ली में शरण लेता है। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो क्लाइव क्या किया, तो इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा और उसने दबाव कम करने के लिए क्या किया, कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। चलिए अगला देखिए, कर्नाटक युद्ध एक नज़र में पिंक बॉक्स में दिया हुआ है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में एक्सलासेपल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसके जगह पर डुप्ले के जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी का संधि होता है दूसरा कर्नाटक युद्ध में जनवरी 1755 ईस्वी में, ठीक है, और युद्ध विराम हो जाता है। तो याद रखना है पहला कर्नाटक युद्ध में एक्सलासेपल की संधि 1748 में, दूसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है 1749 से 54 उसमें पांडिचेरी का संधि होता है 1755 ईस्वी में, और जो गवर्नर उसमें हार जाता है, फ्रांस की सेना हार जाता है। जबकि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन जीतता है, याद रखना है फ्रांस जीतता है, दूसरा में हार जाता है और हारने की वजह से जो गवर्नर था डुप्ले उसको वापस बुला लिया जाता है और उसके जगह पर गोडेहू को भारत में अगला गवर्नर बना करके भेजा जाता है। और पांडिचेरी का संधि कब होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, तो 1755 ईस्वी में। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 63 के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुआ सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो जाता है। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है 1756 से 1763, इसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा किस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। इस युद्ध में कौन सा संधि हुआ था, पेरिस का संधि हुआ था 1763 ईस्वी में। 63 पेरिस का संधि किस युद्ध में होता है,
तो याद रखना तृतीय कर्नाटक युद्ध या सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? 1756 से 1763। चलिए अगला पॉइंट है 1752 में स्ट्रिंगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तिरुचिन्नापल्ली को बचा लिया। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने? तो याद रखना स्ट्रिंगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने किसको बचा लिया? तिरुचिन्नापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और 1754 ईस्वी में गोडेहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया था। याद रखना है, ठीक है। हैदराबाद में भी जीत गया था फ्रांस, ठीक है, हैदराबाद में भी जीत गया, उसके बाद कर्नाटक में भी जीत गया। लेकिन जब उसका पुत्र अनवरुद्दीन का पुत्र जब मोहम्मद अली युद्ध से भाग करके तिरुचिन्नापल्ली में जाकर शरण लिया था, तो वहां पर क्या हुआ कि स्ट्रिंगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने क्या किया? तिरुचिन्नापल्ली को बचा लिया, ठीक है। और अंतिम में फ्रांसीसी सेना ने क्या कर लिया? अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था कि कर्नाटक की जो राजधानी था अरकटा, उस पर अधिकार कर लिया था। इससे क्या हुआ? विवश होकर के फ्रेंच सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा, ठीक है। इस कारण से क्या हुआ कि युद्ध जीत जाता है अंग्रेज, ठीक है, और इसलिए डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है, फ्रांसीसी गवर्नर जो रहता है, और उसके जगह पर गोडेहू को 1754 ईस्वी में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना करके भेजा जाता है। चलिए जनवरी 1755 में पांडिचेरी संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो जाता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। चलिए अगला है 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसी को बुरी तरह से हराता है। फिर युद्ध होता है 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध, किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांस के बीच, ठीक है। और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है सर आयरकूट, ठीक है। और इस युद्ध में फ्रांसीसी को बुरी तरह से हराया जाता है। अगर पूछेगा कि फ्रांस का नेतृत्व कौन करता है, तो लाली, ठीक है, याद रखना है लाली के नेतृत्व में, और अंग्रेज का आयरकूट। वांडीवास का युद्ध वेरी फेमस है और बार बार क्वेश्चन पूछता है। कब होता है? 1760 में, अंग्रेज और फ्रांस के बीच। अंग्रेज का नेतृत्व करता है सर आयरकूट और फ्रांस का नेतृत्व करता है लाली, ठीक है। इस युद्ध में कौन जीतता है? अंग्रेज जीत जाता है और फ्रांसीसी को बुरी तरह से हराया जाता है। अगला पॉइंट है 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। याद रखना है 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया? पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। अगला पॉइंट है 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में था। यह प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा। याद रखना है 1763 ईस्वी में पेरिस का संधि होता है और उसमें अंग्रेज क्या करता है? चंद्रनगर को छोड़ करके जो भी जीता हुआ प्रदेश था वो लौटा देता है फ्रांस को, और 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में था, ठीक है, वो सारा चीज़ लौटा देता है। और यह प्रदेश लौटाने के बाद जब भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा, तो फ्रांस सारा प्रदेश जो भी था उसके कब्जे में कब भारत को सौंप करके निकल जाता है? तो 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, याद रखना है। और इस तरह से हम लोग का भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन टॉपिक खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक हम लोग बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, बंगाल में अंग्रेजों का क्या अधिकार कैसे कैसे किया, वो सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग 1.5 के स्पीड में भी अगर बढ़ा करके भी देखते हैं तो 15 से 20 मिनट में ये टॉपिक आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑडियो वॉइस है, सिर्फ आराम से लगा के सुनते रहिए, सुनने के बाद आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग तो पढ़ ही लिए होंगे, 2 बार 3 बार, बस एक बार आप ऑडियो सुन लीजिएगा 2 बार 3 बार, तो आराम से रिवीजन हो जाएगा तुरंत। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।